मेरा नाम एकता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और एक ऐसे परिवार की रहने वाली थी जहां पर मुझे बहुत लाड प्यार से रखा गया था। मुझसे मेरे माता पिता बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं 5 भाइयों की इकलौती और सबसे छोटी बहन थी। मेरे घर वालों की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी की शादी ऐसे परिवार में हो जहां पर वो राज करे, लेकिन शायद मेरे भाग्य में ऐसा सुकून लिखा ही नहीं था। राज करना तो दूर की बात, मेरे ससुराल में मुझसे कोई प्यार से भी बात नहीं करता था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ था और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे ऐसी ससुराल मिली थी। मेरी जिंदगी अपने माता पिता के घर में बहुत सुकून से और खुशी खुशी गुजर रही थी। मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रहे थे क्योंकि अब मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। मेरी 4 भाभियां थीं और मेरी चारों भाभियों ने भी कभी मुझे अपनी नंद नहीं बल्कि हमेशा अपनी औलाद की तरह प्यार किया था। मायके में इस तरह भरपूर प्यार पाकर मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ था कि लोग दूसरों से नफरत किस तरह से करते हैं। मेरे अभी एक भैया कुंवारे थे, लेकिन उनकी शादी करने से पहले मेरे मम्मी पापा मेरी शादी कर देना चाहते थे क्योंकि मम्मी की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। उन्हें हमेशा मेरी शादी की फिक्र लगी रहती थी। वो यही कहती थी कि मैं अपनी बेटी की शादी अपने हाथों से करना चाहती हूँ। यही वजह थी कि मेरे पापा ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन रिश्ता मेरे लिए गांव से आया था और मेरे पापा के एक बहुत पुराने दोस्त ने ये रिश्ता बताया था और उन्होंने इस बात की गारंटी ली थी कि मैं उनके घर पर बहुत खुश रहूंगी। मेरे पापा से मम्मी ने इस बात पर ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि शहर में रहने वाले लोग अपनी बेटी की शादी गाँव में नहीं करना चाहते क्योंकि शहर में रहने वाली लड़की गांव में कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाती। तो पापा का कहना था कि आजकल गांव के लोग अपने घरों में शहर से भी अच्छी फैसिलिटीज रखने लगे हैं। वैसे भी हम अपनी बेटी की शादी आंख बंद करके नहीं करेंगे। लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और उसके घर जाकर सारी छानबीन करेंगे, सारी बातें देखेंगे। अगर हमारा दिल सब कुछ देखने के बाद पक्का और बेफिक्र होगा तभी हम अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ तय करेंगे, वरना हमारी बेटी के लिए रिश्तों की कोई कमी थोड़ी है। मेरी मम्मी और मेरे सारे भाई इस बात पर राजी हो गए थे। सबसे पहले मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ गए थे। उन लोगों को मैं देखते ही पसंद आ गई थी और उनकी तरफ से तो इस रिश्ते की हाँ थी। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ से भी सब लोग गांव लड़के और उसके परिवार से मिलने के लिए गए थे। लड़के के परिवार में लड़के और उसकी माँ के अलावा और कोई भी नहीं था। मेरे पापा को ये बात बहुत पसंद आई थी कि फैमिली छोटी है, ज्यादा मेंबर भी नहीं है, वहाँ पर हमारी बेटी को ज्यादा काम करने की भी दिक्कत नहीं होगी। यही वजह थी कि मेरे पापा का दिल इस रिश्ते के लिए राजी हो रहा था। मेरे घर वालों को भी लड़का और उसका घर बहुत पसंद आया था। लड़का देखने में बहुत अच्छा था, हालांकि मैं भी कोई कम खूबसूरत नहीं थी। मेरी जोड़ी उस लड़के के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। इसीलिए मेरे पापा ने और भाइयों ने यही डिस्कशन किया कि उन्हें मेरा रिश्ता यहाँ पर तय कर देना चाहिए। गांव भी देखने में गांव नहीं लगता था, बल्कि वहाँ की सड़कें वगैरह बिल्कुल पक्के तरीके से बनी हुई थी और गांव बहुत खूबसूरत था। जिस घर में मेरी शादी होने जा रही थी वो घर भी बहुत बड़ा था क्योंकि लड़के के पिता गांव के पुराने जमींदार थे, इसलिए उनके पास काफी सारी प्रॉपर्टी थी। और फिर लड़का भी अपने माता पिता का इकलौता ही बेटा था। उसके पिता तो इस दुनिया में नहीं थे और माँ भी काफी बूढ़ी हो चुकी थी। सब कुछ इस लड़के का ही था। मेरे सभी घर वालों को ये रिश्ता बिल्कुल ठीक लग रहा था और फिर इस तरह सबकी खुशी के साथ मेरा रिश्ता गांव में पक्का हो गया था। जिस लड़के के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ था उसका नाम रणवीर था। मैंने रणवीर की फोटो देखी थी, मुझे भी वो पसंद आ गया था। मुझे तो इस रिश्ते से कोई ऐतराज ही नहीं था क्योंकि मैं किसी को पसंद नहीं करती थी। कभी भी मैंने अपने माता पिता का भरोसा तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। इस तरह मेरी शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। मेरी शादी से मेरे घर वाले जितना खुश थे उतना ही वो मेरे इस घर से चले जाने पर दुखी भी हो रहे थे। मुझे भी बहुत अफसोस था कि सारी जिंदगी जिस घर से मुझे इतना प्यार मिला था अब मैं उस घर को छोड़कर जाने वाली थी। और फिर फाइनली मेरी शादी भी हो गई थी और मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। अपनी विदाई के समय मैं बहुत रोई थी। मेरे चारों भाइयों का भी रो रो कर बुरा हाल था और मेरे मम्मी पापा तो अपने होश में ही नहीं थे। इस तरह जब मैं विदा होकर अपनी ससुराल आई तो मेरे ससुराल में भी मेरा अच्छे तरीके से स्वागत किया गया था। लेकिन अगले ही दिन मेरे ससुराल में मौजूद सारे ही मेहमान हमारे घर से चले गए थे
और फिर जिंदगी डेली रूटीन पर आ गई थी। अब मैं बेटी नहीं बल्कि किसी की बहू और किसी की पत्नी बन चुकी थी, इसलिए अब मुझे इस घर की जिम्मेदारी को संभालना था। आखिरकार मैं इस घर की इकलौती बहू थी। मैं सारा दिन घर के सारे काम किया करती थी, जबकि मेरी सास ज्यादातर अपने कमरे में आराम करती थी। आस पड़ोस की काफी सारी ऐसी औरतें थीं जो अपने काम से फ्री होने के बाद मेरी सास के कमरे में आकर बैठ जाती थीं और घंटों घंटों बातें किया करती थी। मेरा काम इतना होता था कि मैं बार बार उन लोगों को चाय बनाकर देती रहती थी। वैसे तो मैं अपने पति की सेवा भी दिल लगाकर किया करती थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा पति मुझे ज्यादा भाव नहीं देता था। पता नहीं मेरा पति ऐसा क्यों था। मैं उसके सारे काम किया करती थी। कभी उसके लिए चाय बनाती तो कहता कि चाय तुमने अच्छी नहीं बनाई है। खाना बनाती तो कहता कि तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया है। कभी उसमें नमक तेज बताता तो कभी मिर्ची तेज बताता था। वो मेरे किसी न किसी काम में मेरी कमियां निकालता रहता था। मैं हमेशा उसके लिए अच्छी बनने की कोशिश करती थी। मेरी शादी को 5 महीने गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उसके दिल में मेरे लिए जगह बन ही नहीं पाई थी। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर मेरा पति ऐसा क्यों है, जबकि मेरी सास का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल ठीक था। बस जिस दिन से मैं इस घर में आई थी, उन्होंने मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया था। हालांकि मेरे आने से पहले वो अपने बेटे का खुद ख्याल रखती थी, घर के सारे काम किया करती थी, लेकिन जिस दिन से मैं इस घर में आई थी, उस दिन से उन्होंने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था। और बस उनको तो ऐसा लगता था जैसे वो अपने बेटे की माँ नहीं बल्कि इस पूरे घर की महारानी हो, जिसका हुक्म इस घर में चलता है और उसका हुक्म पूरा करने के लिए और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, जो मुझे हुक्म देती जाए और मैं हुक्म के मुताबिक सारे काम करती चली जाऊँ। फिलहाल जैसे तैसे मेरी जिंदगी गुजर रही थी। मैं इस घर में आने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मुझे तो अभी तक मेरे मायके जाने की भी परमिशन नहीं दी गई थी, क्योंकि मेरा पति मुझे अभी तक मेरे मायके लेकर नहीं गया था। कई बार मेरे भाइयों ने मुझे लेने आने की कोशिश भी की थी, मगर हर बार मेरे पति ने इनकार कर दिया था कि मेरी मर्जी के बिना मेरी पत्नी कहीं नहीं जाती। मेरे पति की इन बातों से मेरे घर वालों को भी लगने लगा था कि मैं अपनी ससुराल में खुश नहीं हूँ, मगर अब वो लोग क्या कर सकते थे। आखिरकार मैं इस घर की बहू बन चुकी थी। मेरे घर वाले कभी कभी मुझसे मिलने के लिए आ जाते थे, तो मेरा पति उनके साथ इतने अच्छे तरीके से बिहेव करता था कि वो लोग उसे देखकर यही सोचते थे कि कभी कभी उन्हें गलत फहमी हो जाती है कि उनका दामाद अच्छा नहीं है। लेकिन मेरी हालत देखकर वो लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते थे। उनकी कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे घर में क्या चल रहा है। वो मुझसे कुछ पूछने की और बात करने की कोशिश करते थे, तो मैं उनको कुछ बता ही नहीं पाती थी। मैं यही कहती थी कि मैं यहाँ पर खुश हूँ, मुझे यहाँ कोई किसी तरह की रोक टोक करने वाला नहीं है। मेरी बात पर मेरे घर वाले खामोश होकर हमारे घर से चले जाते थे। मेरे पति ने मुझे एक मोबाइल दिया हुआ था, जिससे मैं कभी कभी अपने घर वालों से बात कर लिया करती थी। मेरी शादी को धीरे धीरे 7 महीने हो गए, जब अचानक मुझे खबर मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने जब ये खबर अपनी सास को सुनाई तो मेरी सास बहुत ज्यादा खुश हुई थी और उन्होंने इस खुशी को सुनकर उसी समय पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी। मुझे लगा था कि इतनी बड़ी खुशी की खबर से मेरा पति बदल जाएगा, मुझसे प्यार करने लगेगा, मेरी कदर करने लगेगा, और मैं चाहती थी कि मैं ये खबर खुद अपने मुंह से अपने पति को सुनाऊं, क्योंकि मेरा पति काम पर गया हुआ था और मैं रात को उसके घर आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मेरा पति रात को घर आया, मैंने उसको खाना दिया और खाना सर्व करने के बाद मैं उसके पास बैठ गई और उससे बातें करने लगी। बातों ही बातों में मैंने उसे इस बारे में बता दिया था, क्योंकि मैं गौर से उसके रिएक्शन देखना चाहती थी, क्योंकि ये एक ऐसी खबर होती है जो अगर कोई मर्द सुनता है तो खुशी से उछल पड़ता है। मगर अपने पति के चेहरे के रिएक्शन देखकर तो मेरा चेहरा भी उदास हो गया था, क्योंकि मेरे पति को उसके पिता बनने की खबर सुनकर कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, बल्कि ऐसा लगता था कि वो उदास हो गया। वो आधा अधूरा खाना खाते हुए छोड़कर उठ गया था और थोड़ी देर के बाद कहने लगा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी पिता नहीं बनना चाहता। मैं अपनी जिंदगी आजादी से गुजारना चाहता हूँ। पिता बनकर मैं जिम्मेदारियों के बीच घिरकर नहीं रहना चाहता। अभी तक मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर मैं इस बच्चे को पिता के रूप में कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तुम चाहती हो कि मैं अपनी आजादी भूलकर पिता बनकर जिम्मेदारियों में घिरकर रह जाऊं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कल ही तुम मम्मी के साथ जाकर अपना अबॉर्शन करवा लेना। मैंने अपने पति की बात सुनी और कहा कि तुम कैसे इंसान हो। पिता बनने की खबर सुनकर तो हर मर्द उछल पड़ता है
और तुम चाहते हो कि मैं अपना अबॉर्शन करवा लूं। मैंने अपने पति के आगे हाथ जोड़े और कहने लगी कि प्लीज मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। तुम इस बच्चे के पिता नहीं बनना चाहते, मगर मैं तो इस बच्चे की माँ हूँ। मैं तो इसकी माँ बनकर इसे पालना चाहती हूँ, इसको जन्म देना चाहती हूँ। लेकिन मेरा पति कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम खामोशी से जाकर अपना अबॉर्शन करवा लो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने अपने पति के आगे हाथ जोड़ लिए, उसके आगे रिक्वेस्ट की, बहुत गिड़गिड़ाई, मगर मेरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि मेरी सास अपने घर में पोता पोती आने की खुशी में दीवानी हो रही थी और मेरा पति उनके खुशी को अच्छी तरह से देख रहा था। सारी रात मैं इसी तरह से रोती रही थी। मेरा पति गहरी नींद में सो गया था, लेकिन सुबह जब मेरा पति उठा तो उसका मूड मेरे साथ बहुत अच्छा था और उसने मुझसे अपने रात वाले बिहेवियर के लिए माफी मांगी थी। उसने कहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इस बात का इस तरह से बुरा मान जाओगी कि सारी रात रोती रहोगी। इस बारे में तुम प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना। आज हम दोनों बाहर कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी शादी के बाद से अभी तक मैंने तुमसे ढंग से बात भी नहीं की। अब तुम मुझे इतनी बड़ी खुशी देने वाली हो तो अब मुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। मुझे अपने पति की बात सुनकर बहुत खुशी हुई थी। मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हारा पूरे 9 महीने बहुत ख्याल रखूंगा। आखिरकार तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद तुम सारा दिन घर में आराम करना। तुम्हें अब घर में काम भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति के मुंह से आज पहली बार इतनी मोहब्बत भरी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सारी दुनिया की खुशियां मिल गई हैं। मैं जल्दी से तैयार हुई और अपने पति के साथ बाहर घूमने के लिए चली गई थी। मेरा पति गाड़ी पर मुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गया था, लेकिन अभी हम रेस्टोरेंट पर नहीं पहुंचे थे कि अचानक बीच रास्ते में मेरे पति ने एक मेडिकल स्टोर के आगे अपनी गाड़ी रोक ली और मुझे गाड़ी के पास खड़े रहने के लिए कहा और खुद मेडिकल स्टोर के अंदर चला गया। वहां ना जाने वो क्या लेने गया था, ये तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब वो मेडिकल स्टोर से बाहर निकला और दोबारा से अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा तो मैंने उससे पूछा कि आखिर मेडिकल से क्या खरीदने गए थे आप। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, बस मुझे खांसी हो रही थी तो सोचा कि मेडिकल से दवाई ले लेता हूँ। आज मेरे पति का बिहेवियर बहुत अच्छा था। वो बहुत खुशी खुशी मुझसे बातें कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी इस बात पर यकीन कर लिया और फिर उसके बाद वो मुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गया। जब हमने ऑर्डर किया तो वेटर खाना लेकर नहीं आया था, बल्कि मेरा पति खुद ही वेटर के हाथ से खाना लेने के लिए चला गया था और उसने मुझे अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा था। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी ने खाना खाया। हम दोनों ने अपनी अलग अलग प्लेट्स में खाना निकाला था। उस दौरान मेरे पति का बिहेवियर इतना अच्छा था कि मुझे अपना पति बहुत पसंद आने लगा था और ऐसा लगता था जैसे मैं अभी तक जिस इंसान के साथ थी वो कोई और था, लेकिन आज जिस इंसान के साथ हूँ वो मेरा पति है। मैं बहुत खुश थी और मन ही मन सोच रही थी कि मेरी खुशियों को किसी की नजर न लगे और जिंदगी इसी तरह से हंसी खुशी गुजरती रहे। वो पूरा दिन हम लोग घूमते रहे थे, कभी आइसक्रीम खाई, कभी गोलगप्पे खाए और हम लोगों ने मूवी भी देखी थी। उसके बाद हम लोग रात के समय घर आ गए थे, मगर हैरानी वाली बात ये थी कि घर आते ही मेरे पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया था और मैं दर्द से तड़पने लगी थी। मेरी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या हो गया है। मेरी सास भी मुझे डांटने लगी कि आखिर तुम लोगों को घर से बाहर जाने की क्या जरूरत थी। मेरे पेट में दर्द के बारे में सुनकर मेरे पति ने बताया कि हम लोगों ने बाहर का खाना खाया था, तो मेरी सास इस बात पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि ऐसी कंडीशन में बाहर का खाना खाने की क्या जरूरत थी। मुझसे पूछकर जाते तो मैं कभी भी बहू को घर से निकलने नहीं देती। अरे भगवान ने इतनी बड़ी खुशी दी है, तुम्हें अपना पूरे 9 महीने बहुत ख्याल रखना है। मैं तुम्हें घर का कोई काम नहीं करने दूंगी। आखिर मेरे बेटे का बच्चा इस दुनिया में कदम रखने वाला है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ने का मकसद ये था कि मेरा मिसकैरेज हो गया था और ऐसा होने से तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरी प्रेगनेंसी खत्म हो गई थी। मेरी सास को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने मुझे इसका जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन जब ये बात कंफर्म हो गई कि मेरी प्रेगनेंसी खत्म हो चुकी है, तब मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। वो फिर से वही खतरनाक वाला पति बन गया था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आया था। आखिरकार मेरे पति की सच्चाई मेरे सामने खुलकर आ गई थी।
उस दिन मेरा पति जब मुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर गया था और जब रास्ते में वो मेडिकल स्टोर पर रुका था, वो मेडिकल स्टोर पर अपनी खांसी की दवाई लेने के लिए नहीं बल्कि वो दवाई लेने के लिए गया था जिसको खाने के बाद मेरा मिसकैरेज हो जाने वाला था। और उसने वो दवाई खामोशी से रेस्टोरेंट में ही मेरे खाने में मिला दी थी और इस तरह मैंने वो खाना खाया तो फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं बहुत रोई थी। मैं सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना घटिया काम करते हैं। उस दिन के बाद से मेरे पति की इज्जत मेरी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रही थी। मेरा पति अगर मुझसे बात नहीं करता तो मैं भी उससे बात करने की कोशिश नहीं करती थी, जबकि मेरी सास की नजरों में मैं पूरी तरह से गिर चुकी थी। उन्हें यही लगता था कि घर से बाहर जाकर बाजार की चीज खाने से मेरा मिसकैरेज हो गया और वो इस गलती का जिम्मेदार सिर्फ मुझे ही ठहराती थी। बार बार मुझे ताने दिया करती थी। इसी तरह कई साल गुजर गए और मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। मेरी सास हमेशा यही कहती थी कि तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी शादी को 4 साल गुजर गए लेकिन अभी तक तुम माँ बनने का सुख नहीं देख पाई हो। अपनी सास के इतने ढेर सारे ताने भी मैं बर्दाश्त किया करती थी, जबकि अपने पति का गलत बिहेवियर भी मैं ही बर्दाश्त किया करती थी। इस घर में मैं सब कुछ बर्दाश्त करके रह रही थी, लेकिन फिर भी मेरे नसीब की खुशियाँ जैसे कहीं खो सी गई थी। शादी को पूरे 4 साल हो गए थे, लेकिन एक दिन भी मैं अपने मायके नहीं गई थी। हाँ, इतना जरूर था कि मेरे मायके वाले कभी कभी मुझसे मिलने के लिए आ जाते थे और मेरी सास से बहुत शिकायत करते थे कि हमारी बेटी को हमारे घर नहीं भेजती, मगर मेरा पति उन लोगों से साफ कह दिया करता था कि आपकी बेटी को हमारे घर में कोई कमी नहीं है तो फिर हम लोग उसे उसके मायके क्यों भेजेंगे। मैं बहुत दुखी रहने लगी थी। एक तो अपने ससुराल वालों के बिहेवियर से मैं बहुत तंग आ गई थी और दूसरी बात ये थी कि अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। मेरी सास की बातों ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मेरी सास मुझे अपने साथ काफी सारे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी, मगर डॉक्टर के पास जाने से भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। शहर की भी कई डॉक्टर्स ने मुझे यही बताया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन अब मेरे पति को बच्चों की चाहत होने लगी थी, क्योंकि अब वो धीरे धीरे घर में ध्यान देने लगा था और मेरी फिक्र भी करने लगा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा पति बीमार रहने लगा था। न जाने उसे क्या परेशानी थी। उसे जल्दी जल्दी बुखार आता रहता था, वो चक्कर खाकर गिर जाता था। वो घर में ही रहता था तो मैं उसकी बहुत सेवा करती थी और मेरी इसी सेवा ने उसका दिल जीत लिया था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश करता था, मुझसे बातें करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसीलिए मुझे अपने पति की मीठी बातों पर कोई विश्वास नहीं होता था। अब वो मुझसे कहता था कि मुझे बच्चा चाहिए, मैं पिता बनने का सुख देखना चाहता हूँ, मगर मैंने उसे बता दिया था कि डॉक्टर का कहना है कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम पहले मेरे साथ ऐसा ना करते तो जितना समय हमारी शादी को हो चुका है, इस हिसाब से तो शायद अब तक मैं एक नहीं बल्कि 2 बच्चों की मां होती। मेरा पति अपनी गलती पर अब शर्मिंदा होता था और अगर मेरी सास मुझे ताने देती तो वो अपनी माँ को भी जैसे तैसे समझाकर शांत कर देता था, लेकिन अभी तक उसने अपनी माँ के सामने अपनी गलती जाहिर नहीं की थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, जब एक दिन हमारे घर पर हमारे गांव की ही रहने वाली एक औरत मेरी सास से पूछने लगी कि आपकी बहू को अभी तक कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए मैं आपको एक एडवाइस देने आई हूँ। हमारे पड़ोस वाले गाँव में एक नया बाबा आया है। सुना है कि वो गर्भवती होने के लिए औरतों का बहुत अच्छा इलाज करता है और 100% गारंटी के साथ बांझ औरत भी उसके इलाज करने से गर्भवती हो जाती है। मेरी सास को इस औरत की बात पर यकीन आ गया और वो मुझे इस बाबा के पास लेकर जाने लगी। मैं उस बाबा के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अब तो मैं भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मैं मां नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी मेरी सास मुझे जबरदस्ती वहां ले गई। जब हम पड़ोस वाले गांव में गए तो मैंने देखा कि वहां पर तो बहुत सारी औरतें ऐसी थी जो इस बाबा से अपना इलाज करवाने के लिए आई हुई थी। मैंने वहां की 1-2 औरतों से बाबा के बारे में पूछा तो उन लोगों ने यही बताया था कि बाबा औरतों को गर्भवती करने का गारंटी से इलाज करता है और तब तक इलाज करने के पैसे भी नहीं लेता जब तक औरत गर्भवती नहीं हो जाती। वैसे तो मुझे इस बाबा के इलाज पर यकीन नहीं था, लेकिन औरतों की बातें सुनकर मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगा था। मैं इस बाबा के पास जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं सिर्फ अपनी सास की वजह से इस बाबा से इलाज करवाने के लिए तैयार हुई थी।
जब हमारा नंबर आया तो मुझे और मेरी सास को एक कमरे में भेज दिया गया जहां पर बाबा और उसके साथ कुछ आदमी बैठे हुए थे। मेरी सास ने उन्हें मेरी परेशानी के बारे में बताया कि उनकी बहू की शादी को 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये गर्भवती नहीं हुई है। बाबा कहने लगा कि हमें चेकअप करना होगा। बाबा ने कहा कि अंदर कमरे में जाकर लेट जाओ, मैं अभी तुम्हारा चेकअप करने के लिए आ रहा हूँ। बाबा की बात सुनकर अचानक मैं घबरा गई। मैंने अपनी सास की तरफ देखकर कहा कि अगर मेरा चेकअप करवाना ही है तो आपको किसी औरत को मेरा चेकअप करने के लिए भेजना होगा, मैं आपसे अपना चेकअप नहीं करवाऊंगी। बाबा को गुस्सा आ गया और वो मेरी सास से कहने लगा कि अगर तुम्हारी बहू मुझसे चेकअप करवाने के लिए राजी नहीं हो रही थी तो तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आई हो। मेरी सास ने मुझे डांट लगाई और कहने लगी कि खामोशी से बाबा जैसा कहते हैं वैसा करती रहो। मेरा मूड तो पहले ही खराब हो चुका था, लेकिन मैं फिर भी अपनी सास के कहने के मुताबिक कमरे के अंदर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि ना जाने मेरे साथ अब क्या होने वाला है। मैं इस कमरे में अकेली थी जब 5 मिनट बाद बाबा कमरे के अंदर आया और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कमरे का दरवाजा बंद होने पर अचानक मैं उछल गई। मैंने कहा, आखिर तुम कमरे का दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि मेरा चेकअप करने का यही तरीका है। वो कहने लगा कि तुम बड़ी शातिर लगती हो, अगर तुम्हें गर्भवती होना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा। वो जबरदस्ती मेरे करीब आने लगा और धीरे धीरे मेरे पेट को छूने लगा। मैंने कहा कि मुझे छूने की कोशिश मत करो, मुझे तो ये बाबा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शक्ल से ही कोई गुंडा मवाली लगता था। ये बाबा जैसे जैसे मेरे करीब आया, मेरे शरीर को छूने लगा तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे तुमसे अपना इलाज नहीं करवाना। मैं भागती हुई दरवाजा खोलकर बाहर आ गई और अपनी सास से लिपटकर कहने लगी कि प्लीज मम्मी जी, मुझे यहाँ से ले चलो, ये बाबा बहुत गंदा है, मुझे इसके साथ इलाज नहीं करवाना। बाबा गुस्सा होते हुए बाहर आया और मेरी सास से कहने लगा कि इस तरह तो तुम्हारी बहू कभी गर्भवती नहीं हो सकती, इसे यहाँ से लेकर चली जाओ, मैं इसका इलाज कभी नहीं करूँगा। वहाँ पर मौजूद सारी ही औरतें मुझे बुरा भला कह रही थी कि तुम बाबा पर शक कर रही हो, तुम नहीं जानती कि बाबा के इलाज से न जाने कितनी औरतें गर्भवती हो गई और ये लड़की है कि अपना चेकअप करवाने में ही इतना चिल्ला रही है। उन सारी औरतों की बातें सुनकर मेरी सास खामोश खड़ी हुई मुझे घूर रही थी और फिर वो मुझे घर लेकर आ गई। घर आने के बाद मेरी सास ने मुझे इतनी बातें सुनाई थी जिन्हें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी सास कह रही थी कि अपनी ही गलतियों की वजह से तू आज तक मां नहीं बन पाई और आज भी तूने पहले जैसी ही हरकत दोहराई। आज तो मैंने गुस्से से उनको बता ही दिया था कि मैं तो शादी के बाद ही गर्भवती हो गई थी, लेकिन आपके बेटे की हरकतों की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरी सास को अपने बेटे की गलती का सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि तुम मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। मैं बहुत परेशान थी और अपने कमरे में बैठी हुई थी जब मेरा पति आया और मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछने लगा। मैंने उस पर भी अपना गुस्सा निकाल दिया था क्योंकि मैं अपने पति से खुलकर बात कर लिया करती थी। अब उसके डंक पहले से गल गए थे अपनी बीमारी की वजह से। उसे किसी साथी से बात करने की जरूरत थी जो कि अब वो घर में मुझे अपना साथी समझने लगा था, लेकिन वो मेरे दिल से उतर चुका था और अब मुझसे मेरी परेशानी पूछ रहा था, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहती थी। फिर उसने जबरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं फूट फूट कर रोने लगी और उसे बाबा के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरा पति कहने लगा कि बाबा के बारे में तो मैंने भी सुना हुआ है। मेरा पति मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि देखो, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से तुम सारी जिंदगी बहुत परेशान रही हो, प्लीज मुझे पिता बनने का सुख दे दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, प्लीज बाबा के पास चली जाओ। मैंने अपने पति से कहा, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि आखिर वो बाबा ऐसा भी क्या करता है कि उसका इलाज करने वाली औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मेरा पति कहने लगा कि ऐसा कोई तो इलाज वो करता होगा, तभी तो इस बात की गारंटी भी लेता है। मैंने कहा, लेकिन शहर की बड़ी बड़ी डॉक्टर्स भी कह चुकी हैं कि मैं बांझ हूँ, मैं कभी मां नहीं बन सकती, तो फिर ये बाबा ऐसा कौन सा इलाज करेगा जिससे मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। मेरा पति कहने लगा कि प्लीज तुम मेरी खातिर एक बार बाबा के पास चली जाओ। अपने पति के इतने जिद करने पर अगले दिन मैं अपनी सास के साथ दोबारा से बाबा के पास चली गई थी। मैं वहां गई तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि वहां पर एक औरत बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, जबकि उसकी शादी को 15 साल हो गए थे। 15 साल बाद उसे माँ बनने की खुशी मिली थी।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं पढ़ी लिखी और शहर की रहने वाली लड़की थी, इसलिए इन मनगढ़ंत बातों पर इतनी आसानी से विश्वास करना मेरे लिए नामुमकिन था। मुझे इस बाबा की नज़र भी बहुत अजीब और गंदी लगती थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह से इसके इलाज करने का तरीका पता लगा सकूं, क्योंकि ना जाने क्यों अंदर से मेरा मन इस बाबा से इलाज करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था। अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने एक प्लान बनाया और मैंने सोचा कि अपने इस प्लान से मैं ये जान सकूंगी कि ये बाबा औरतों को बेवकूफ़ बना रहा है या फिर सच में इसके इलाज से औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इसलिए मैं बाबा के पास आ गई और यहाँ आने के बाद जब बाबा ने मेरा चेकअप करने के लिए मुझे कमरे में जाने के लिए कहा तो मैं कमरे में चली गई और जाने के बाद मैंने फौरन ही अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके एक कोने में रख दिया और फिर मैं खुद बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी तो कुछ देर के बाद ही बाबा कमरे में आ गया। आज फिर उसने कमरे के अंदर आते ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा। मुझे उसकी ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बाबा ने मेरे एक इंजेक्शन लगाया, ये कहकर कि ये ताकत का इंजेक्शन है, और इस इंजेक्शन के लगाते ही मैं बेहोश हो गई और फिर मुझे पता ही नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। शायद सुबह से लेकर रात तक मैं बेहोश ही रही थी, क्योंकि जब मुझे होश आया तो मैं बहुत थकावट महसूस कर रही थी और बाबा कमरे में मौजूद नहीं था। मुझे होश में आता हुआ देखकर एक जवान लड़की कमरे में आई और उसने जाकर फौरन बाबा को बताया कि मैं होश में आ चुकी हूँ। वो जल्दी से कमरे में आया और कहने लगा कि अब तुम जा सकती हो, तुम्हारी सास को मैंने घर भेज दिया था, वो तुम्हें लेने आ चुकी है, कल भी सुबह के समय ही आ जाना, तुम्हें पूरे 1 हफ्ते तक लगातार यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आना है। मेरी कंडीशन बहुत खराब हो रही थी। मैंने चुपके से अपना मोबाइल उठाया और मैं अपनी सास के साथ घर आ गई। घर आई तो मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। मेरा पति घर में ही मौजूद था। रात का टाइम हो चुका था। मेरे पति ने कहा कि बाबा जी ने क्या कहा है। मैंने कहा बाबा ने फिर से मुझे कल बुलाया है। मैंने अपने पति या सास को नहीं बताया था कि आज मैं बाबा की सारी हकीकत कैमरे में रिकॉर्ड करके लाई हूँ। औरतों के साथ ऐसा भी क्या करता है कि जो वो गर्भवती हो जाती हैं। ये बात जानने के लिए मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, क्योंकि मेरे कैमरे में कमरे के अंदर का सारा नज़ारा रिकॉर्ड हो चुका था। जैसे ही मैंने अपना मोबाइल ऑन करके वीडियो देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उसमें तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा इतना घिनौना खेल भी खेल सकता है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे समझ आ गई थी कि आखिर वो औरतों को गर्भवती कैसे करता है। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने ऊपर बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि बाबा मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर चुका था और इस वीडियो में ये सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। मैंने ये वीडियो अपने पति को दिखाई तो मेरा पति गुस्से से लाल पीला हो गया। मैंने अपने पति से कहा, ये है बाबा की हकीकत, तुम लोग बाबा पर इतना विश्वास करते हो और देखो ये बाबा क्या कर रहा है, और शायद तुम ही लोगों की वजह से मैं इस बाबा के झांसे में आ गई और इसका शिकार बन गई। दरअसल बाबा औरतों को अपने यहाँ बुलाता था। चेकअप करने के बहाने 2 औरतों को दूसरे कमरे में ले जाता था, जहाँ पर उसके और औरत के अलावा कोई भी नहीं होता था। वहाँ ले जाने के बाद वो औरत के इंजेक्शन लगा दिया करता था और उसके बाद औरत बेहोश हो जाती थी। बेहोशी की हालत में बाबा उसके साथ गलत काम करता था और फिर हर रोज उस औरत को अपने साथ गलत काम करने के लिए बुलाया करता था, जबकि बेहोश होने की वजह से कोई भी औरत ये बात नहीं जानती थी कि बाबा बेहोशी की हालत में उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। औरतें ये समझती हैं कि वो प्रेग्नेंट अपने पति से होती हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी इस बात का फायदा बाबा उठाता है और जब औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो बाबा उनसे इलाज करने की मोटी कीमत वसूल लेता है। इसका मतलब ये था कि हमारे गांव की बहुत सारी औरतें बाबा के झांसे की चपेट में आ चुकी थी। बाबा खुद तो ये काम करता ही था, बल्कि उसने 2-3 मर्दों को भी इस काम के लिए लगाया हुआ था, जो औरतों का चेकअप करने के बहाने उन्हें बेहोश करने के बाद उनकी इज्जत के साथ खेलते थे और फिर सब लोग ये समझते थे कि इस औरत का इलाज हो रहा है। मेरा भी चेकअप बाबा ने कुछ इसी तरह से किया था। बाबा का ये राज सिर्फ मेरा वहाँ पर कैमरा ऑन करने की वजह से खुल गया था और मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। जब मेरे पति ने ये वीडियो देखी तो मेरी सास को भी दिखाई। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं तो कहती थी कि ये बाबा ढोंगी है,
आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई औरत जो बांझ हो, जो बड़े बड़े डॉक्टर के इलाज करने से प्रेग्नेंट ना हो सके, वो इस बाबा के इलाज करने से प्रेग्नेंट हो जाए। ये बाबा औरतों की इज्जत के साथ तब तक खिलवाड़ करता था जब तक वो औरत प्रेग्नेंट नहीं हो जाती थी। अगर उससे भी औरत प्रेग्नेंट नहीं होती थी तो वो अपने यहाँ काम करने वाले आदमियों से ही काम करवाता था और इस बारे में अभी किसी को भी नहीं पता था। मेरी इज्जत के साथ भी बाबा खिलवाड़ कर चुका था। मुझे तो रह रहकर अफसोस हो रहा था और मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। मैं ये वीडियो समेत पुलिस के पास चली गई। हालांकि मेरे इस काम में मेरे पति ने मेरा साथ दिया था, क्योंकि इस बाबा का राज लोगों के सामने आना बहुत जरूरी था और इस तरह मैंने वो वीडियो पुलिस को दिखा दिया। पुलिस ने बाबा को अरेस्ट कर लिया और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी गई। गाँव के सारे लोग जो बाबा पर यकीन किया करते थे, अब उनकी आंखें खुल गई थी। मेरी सास ने फिर से मुझसे कहा था कि तुम अपना इलाज करवाओ, मगर मैं अब अपना इलाज नहीं, अपने पति का इलाज करवाना चाहती थी, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार बच्चा पैदा ना होना सिर्फ औरतों की ही वजह से ही हो, ऐसा मर्द की वजह से भी हो सकता है। मैंने अपने पति से उसके इलाज के लिए कहा था। मैं जानती थी कि मेरा पति घमंडी इंसान है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अब मेरे पति का घमंड उसकी बीमारी ने चूर चूर कर दिया था। इसलिए मेरे कहने पर मेरे पति ने जब अपना चेकअप डॉक्टर से करवाया तो पता चला कि कमी मेरे अंदर नहीं बल्कि मेरे पति के अंदर है। जब कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो डॉक्टर भी उसे बांझ साबित कर देते हैं। लोग ये नहीं जानते कि कभी कभी मर्द भी बांझ होता है और मेरे पति की तबीयत भी इसीलिए खराब होती थी क्योंकि वो अंदरूनी कमजोरी का शिकार था और यही वजह थी कि वो पिता नहीं बन पा रहा था। मेरे पति का इलाज शहर के बड़े डॉक्टर से चल रहा है। मेरी सास को जब अपने बेटे की सच्चाई और बाबा की सच्चाई पता चली तो वो मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे अपने किए की माफी मांगने लगी, क्योंकि उनको भी अब अपने पोता पोती की शक्ल देखनी थी और मेरा पति भी औलाद के लिए तरस रहा था। लेकिन इन दोनों की वजह से बाबा मेरे साथ गलत कर चुका था। बाबा मेरी साथ ही नहीं बल्कि गांव की न जाने कितनी औरतों के साथ अपनी हवस पूरी कर चुका था और उन लोगों से मोटी मोटी रकम अलग वसूल चुका था। बाबा तो जेल की सलाखों के पीछे जा चुका था, मगर मैं अपने पति के साथ अब रहना नहीं चाहती थी। मुझे अपने पति का साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि सारी जिंदगी उसने जो मेरे साथ किया था मैं उसे भूल नहीं सकती थी। मैंने अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन मेरा पति बार बार मुझसे माफी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं घमंडी जरूर था, मगर अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और औरत होती तो शायद मेरे घर में ना टिक पाती। तुमने मेरे घर को अपना घर समझा, मेरे हर जुल्म को तुम खामोशी से सहती रही, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरा पति मुझसे बार बार माफी मांग रहा था तो फिर मैंने उसे हार कर माफ कर दिया। मैं अपने पति के साथ ही रहती हूँ। मेरा पति पहले से काफी सुधर गया, मगर अभी तक हम दोनों के पास कोई औलाद नहीं है, क्योंकि मेरे पति का इलाज चल रहा है और भगवान ने उसके शरीर में कमजोरी पैदा करके शायद उसे उसके किए की सजा दी है, क्योंकि वो पहले अपने उस बच्चे का कातिल बन चुका था जो इस दुनिया में आया भी नहीं था। मेरे पति को तो उसके किए की सजा मिल गई है, जबकि मेरी सास भी बीमार रहने लगी है क्योंकि उनकी उम्र काफी हो गई है, मगर अभी तक उनका पोता पोती देखने का सपना पूरा नहीं हुआ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं जल्दी से माँ बनने का सुख देख सकूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।